बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद एन एग्जांपल ऑफ वन सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम रिकर्जन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए अपने सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास सॉर्टिंग प्रॉब्लम है क्या, सॉर्ट का मतलब क्या होता है। अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज़ अ वे टू सॉर्ट द नंबर्स विच आर इन एन अनऑर्डर्ड सॉर्ट, तो उसको हम अरेंज कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास नंबर्स मौजूद हैं जो कि अनसॉर्टेड ऑर्डर में हैं और यहाँ हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हुआ है। द सेम वे द कार्ड्स आर अरेंज्ड ओवर हियर। व्हाइल सॉर्टिंग क्यों करने की जरूरत पेश आती है हमें? सम एप्लीकेशंस रिक्वायर डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर टू प्रोसेस इट, बेसिक रिक्वायरमेंट। सॉर्टिंग इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द डेटा इन एन अरेंज्ड फॉर्म। समटाइम ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि डेटा को हम अरेंज करके दिखाएं, तो सॉर्टिंग चाहिए यूज़र को दिखाने के लिए। अ नंबर ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, द सॉर्टिंग आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड। देयर इज अनदर रीज़न कि बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमारे पास डेवलप हो चुके हैं, और अगर हम ये बताना चाहें, देखना चाहें कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम अच्छा है और कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम बुरा है, तो हमें उन सब सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। And to find the optimal method of sorting for given problem, ठीक, these are the 4 reasons. It may depend upon, किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है कि हम कैसे फाइंड करें ऑप्टिमल कौन सा मेथड है सॉर्टिंग का। सो प्रायर नॉलेज अबाउट द कीज एंड सैटेलाइट डेटा, इसका हम पीछे इंफॉर्मेशन ले चुके हैं कि व्हाट इज़ की, व्हाट इज़ सैटेलाइट डेटा। ठीक, द मेमोरी हायरार्की का हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर की, एंड द सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। इन 3 चीज़ों का पता हो तो हम इसकी बेस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये वाला सॉर्टिंग एल्गोरिदम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मैनी ऑफ दीज इश्यूज आर बेस्ट डेल्ट विद द एल्गोरिथमिक लेवल रेदर देन ट्वीकिंग द कोड। इसका क्या मतलब है? इसका ताज़ा मतलब ये है कि अगर आपका एल्गोरिदम ज़बरदस्त लिखा हुआ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोड के अंदर कोई इतनी अच्छी नहीं है, सो स्टिल इट वुड वर्क फाइन। लेकिन अगर आपका एल्गोरिदम ही बुरा है, उसकी आप जितनी मर्जी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन, जितने मर्जी अच्छी प्रोग्रामर से करवा लें, आप कर लें, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं आएगी। लिस्ट ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स, देयर आर मैनी डजन्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स, फ्यू हैव बीन लिस्टेड ओवर हियर। फॉर एग्जांपल काउंटिंग सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, रिकर्सिव बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, आइटरेटिव मर्ज सॉर्ट, स्ट्रक्चरल सॉर्ट, टू सॉर्ट वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझने की है कि सारी सॉर्ट्स जो है वो रिकर्जन से सॉल्व नहीं होंगी। कुछ सॉर्ट्स को हम रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ को हम रिकर्जन के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस लेक्चर में हम जो एग्जांपल उठाएंगे उस सॉर्ट को हम रिकर्जन के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे। सॉर्टिंग कुड बी डिवाइडेड, ऑल काइंड ऑफ सॉर्ट्स कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। कौन सी? इंटरनल सॉर्ट एंड एक्सटर्नल सॉर्ट। इंटरनल सॉर्टिंग में क्या होता है? अ सॉर्टिंग प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इंटायरली विद इन द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सॉर्टिंग। एक्सटर्नल सॉर्टिंग, it is required when the data do not fit into the main memory of the computing device. Data is placed on a storage device and parts of data are taken from for sorting. यानी बहुत सारा डेटा हो, मिसाल के तौर पे करोड़ों रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है और वो हमारे रैम में नहीं आ सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको किसी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करेंगे। थोड़ा थोड़ा डेटा चंक्स उसके उठा के लाते रहेंगे और उन चंक्स को प्रोसेस करके फिर दोबारा हार्ड डिस्क पे प्लेस करते रहेंगे। ठीक है, सो दीज आर द 2 मेथड्स। आज के लेक्चर में हम एक इंटरनल सॉर्ट को ही देखने जा रहे हैं जिसका सारे का सारा डेटा हम सपोज करेंगे कि वो रैम के अंदर हमारे पास मौजूद है। सॉर्टिंग टेक्निक्स टू बी स्टडीड, इस पूरे कोर्स के दौरान मुख्तलिफ सॉर्ट्स टेक्निक्स को हम देखेंगे जो कि आपके पास ये हो सकती हैं: इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग, रेडिक्स, बकेट एंड मर्ज सॉर्ट। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। इस स्लाइड में हमने जो जिन सॉर्ट्स को हमने पढ़ना है तो उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो हम इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कैसे ये बनती है। फॉर एग्जांपल आज हमने पढ़ना है मर्ज सॉर्ट को, तो मर्ज सॉर्ट की जो वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ थीटा एन लॉग एन, और एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी वो भी थीटा एन लॉग एन ही है। बैकग्राउंड, वी विल यूज़ द डिवाइड एंड कंकर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और डिवाइड एंड कंकर मेथड के मुतल्लिक हम पहले जान चुके हैं कि इट वर्क्स इन
3 phases, breaks the problem into a number of sub problems that are smaller instances of the same problem, यानी प्रॉब्लम साइज छोटा करते चले जाएं. सॉल्व द सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली, सॉल्व द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली. ये भी हम देख चुके हैं रिकर्जन के लेक्चर के अंदर कि डायरेक्टली सॉल्व करने का क्या मतलब होगा और सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करने का क्या मतलब होगा. अगर आपके जहन में नहीं है तो गो बैक एंड लुक एट द रिकर्जन लेक्चर. कंबाइन द सॉल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम्स इनटू द सॉल्यूशन फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम. जब आप स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं तो फिर उनको आपस में कंबाइन करें ताकि वो बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास बन सके, आपके पास मौजूद हो. A recurrence is an equation or inequality that describes a function in terms of its value on smaller inputs. ठीक है, ये डेफिनेशन भी हम पहले देख चुके हैं. सो रिकर्जन की ही डेफिनेशन है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. मर्ज सॉर्ट. इस लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट को पढ़ना है तो हम जरा पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम कर रही है. द की ऑपरेशन ऑफ द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज द मर्जिंग ऑफ द टू सॉर्टेड सीक्वेंसेस इन द कंबाइंड स्टेप. अगेन ये 3 स्टेप्स में काम करेगा और इसका जो की ऑपरेशन है दैट इज द मर्ज ऑपरेशन, राइट, और कंबाइंड स्टेप. कंबाइन कहें या उसका मर्ज ऑपरेशन कहें, ये एक ही बात है. ओके. फॉर एन अनसॉर्टेड अरे ए, अगर हमारे पास अनसॉर्टेड अरे ऐसी एक मौजूद हो ए, वी विल सॉल्व इट इन 3 स्टेप्स. स्टेप 1 कौन सा? ब्रेक डाउन, डिवाइड. स्टेप 2 सॉल्व एंड मर्ज. स्टेप 1 में हम ये करेंगे कि रिकर्सिवली, ओके, सो स्टेप 1 हमारा क्या होगा? डिवाइड करने का. अपने बड़े साइज के प्रॉब्लम को हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में. सो वी विल रिकर्सिवली डिवाइड द लिस्ट into n sub problems and each of size 1. ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास n जो है वो 8 एलिमेंट की एक अरे है तो हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे. मिसाल के तौर पे 4 4, ठीक है, फिर 4 4 को मज़ीद सब डिवाइड करेंगे 2 2, और 2 2 को फिर हम डिवाइड करेंगे 1 1 के केस में. तो अगर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं तो हमारे पास फिर 8 ही सब अरेज बन जाएंगी और हर अरे में एक एलिमेंट मौजूद होगा. इसको हमने रिकर्सिवली डिवाइड करना है. स्टेप 2 एंड स्टेप 3. स्टेप 2, it takes adjacent pairs of singletons lists and merge them to form a list of 2 elements in such a way smaller element comes first. मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक बड़ी अरे है. उस बड़ी अरे को हमने आधे आधे 2 हिस्सों में डिवाइड किया. फिर इस सब अरे को फर्दर 2 सब अरेज में डिवाइड किया. सिमिलरली इस सब अरे को हमने फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में. एंड सिमिलरली देन वी हैव डिवाइडेड दिस सब अरे इनटू द सिंगलटन्स. ठीक है, दैट इज फॉरवर्ड पास. फिर हम इसके बैकवर्ड पास पे आएंगे. बैकवर्ड पास पे हम क्या करेंगे? इन दोनों को देखेंगे कि इनमें से जो छोटा होगा उसको पहले प्लेस करेंगे. बड़ी अरे के अंदर एक बड़ी अरे बनाएंगे, उसमें इन दोनों में जो छोटा होगा उसको पहले प्लेस करेंगे और जो बड़ा होगा उसको बाद में प्लेस करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास आखिरी स्टेज के ऊपर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास अगर n सब अरेज हैं एट द बॉटम, राइट, यहाँ हमारे पास n क्या है? 8 है. तो जब हम स्टेप 2 पे आएंगे, स्टेप 2 और 3 परफॉर्म करेंगे, तो इसके परफॉर्म होने के बाद वी विल हैव n/2 साइज, मतलब 4 हमारे पास सब अरेज होंगी. यू कैन सी दैट वी हैव द 4 सब अरेज. और फिर हम जब इससे ऊपर दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, वी विल हैव 2 सब अरेज. और इसी प्रोसेस को अगर हम फर्दर रिपीट करेंगे तो वी विल हैव 1 सब अरे. तो बैकवर्ड पास में हमारे पास मर्जिंग का प्रोसेस, सॉर्टिंग और मर्जिंग पैरेलल में चल रही होगी. वी रिपीट द प्रोसेस until we get back the original size array. Forward direction you will get n/2, n/4, n/8 up to n/n sized lists. ये देखें यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड पास में यहाँ पे आएँ, ठीक, तो हमारे पास शुरू में n साइज़ की अरे है और उसके बाद हमारे पास 2 जो है n/2 साइज़ की अरेज हैं. फिर हमारे पास 4 n/4 साइज़ की अरेज हैं. इस तरह से चलते चलते आखिर में हमारे पास 1 साइज़ की n अरेज हैं. ठीक, सो दिस गिव्स यू फॉरवर्ड पास एंड इट गिव्स यू बैकवर्ड पास. ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम करेगी फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास के अंदर. यहाँ हम इस एग्जांपल को डिटेल में देखते हैं कि हाउ इट इज़ वर्किंग अप.
दिस इज़, ये वही फॉरवर्ड पास है कि आपके पास एक बड़ी अरे है, आपने उसको दो छोटी सब अरेज में डिवाइड किया, फिर इन दो छोटी सब अरेज को फर्दर सब अरेज में डिवाइड किया, और इसको फर्दर फिर हमने आके सिंगलटन्स में डिवाइड किया। और यहाँ जब हम वापस जा रहे हैं तो इस बात को जहन में रखें कि हम वापस जाते हुए हमने ये देखा कि हमारे पास चूँकि ये दो एलिमेंट्स हैं तो इतने साइज़ की हमने पहले अरे बनाई, फिर इस सब अरे में से एलिमेंट को उठाया और देखा कि ये एलिमेंट इससे छोटा है, अगर ये एलिमेंट इससे छोटा है तो इसको पहले प्लेस किया और इस एलिमेंट को बाद में प्लेस किया। सिमिलरली यहाँ हमने सिंगल्टन्स का देखा, दो सिंगल्टन है तो दो साइज़ की एक अरे बनाई और उसी तरह से ये चेक लगा के इसको प्लेस किया, 3 फर्स्ट और 8 को बाद में, यहाँ पे 7 को पहले और 9 को बाद में, यहाँ पे 4 और 2। तो अब हम इसको स्वैप करेंगे, 2 पहले आ जाएगा, 4 बाद में चला जाएगा, और 2 को पहले प्लेस किया, 4 को बाद में प्लेस किया। ठीक, उसके बाद जब हम इस फेज के ऊपर आएंगे तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें क्रक्स, ये जो मेन आइडिया है मर्ज सॉर्ट का वो हमें यहाँ पे समझा देगा। ये कैसे समझाएगा, देखें हमारे पास ये जो दो सब अरेज हैं, इन दो सब अरेज का टोटल साइज कितना है, इनका टोटल साइज है 4, तो हमने 4 साइज की एक बड़ी अरे बना ली और उसके बाद इसके पहली एलिमेंट को इसके पहली एलिमेंट से कंपेयर किया। 3 छोटा है तो 3 को हमने यहाँ प्लेस कर दिया और इसका पॉइंटर पहले, इसका पॉइंटर यहाँ पे था और इसका पॉइंटर भी यहाँ पे था, दोनों को हमने कंपेयर किया, 3 इज स्मॉलर, 3 को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, इसके पॉइंटर को हमने आगे बढ़ा दिया और पहली अरे के पॉइंटर को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जिसका हमने एलिमेंट उठा के प्लेस किया बड़ी अरे में उसका पॉइंटर बढ़ेगा। अब हम 8 और 5 को कंपेयर करेंगे तो इस केस में हमारे पास 5 स्मॉलर है, 5 को हमने यहाँ प्लेस किया और जिस अरे के एलिमेंट को हमने प्लेस किया उसके पॉइंटर को हम बढ़ा देंगे, दूसरी अरे जिसके एलिमेंट को हम प्लेस नहीं करेंगे उसके पॉइंटर को हम नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद हमने फिर 6 और 8 को कंपेयर किया, इसमें 6 स्मॉलर है तो 6 को हमने प्लेस कर दिया और इसके पॉइंटर को हमने आगे बढ़ा दिया, विच इज़ नाउ पॉइंटिंग टू सम इनवैलिड लोकेशन। और चूंकि इसके सारे एलिमेंट प्लेस हो चुके हैं तो हम इसके जितने एलिमेंट बचे होंगे उनको उठा के वैसे ही प्लेस कर देंगे। 8 बचा हुआ था तो 8 को एज इट इज़ हमने वापस बड़ी अरे में प्लेस कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ये सॉर्टिंग का प्रोसेस हो गया और कंबाइनिंग का प्रोसेस भी हो गया। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि ये जो प्रोसेस अभी मैंने आपको समझाया है इसको ज़रा आप कॉपी पेंसिल पे खुद से करें ताकि आपको समझ आए, और यही प्रोसेस फिर हम यहाँ पे दूसरी सब अरे के साथ भी परफॉर्म करेंगे इस जगह के ऊपर। ठीक है, एंड वी विल गेट दिस सब अरे, द बिगर सब अरे विच इज़ सॉर्टेड एंड मर्ज्ड, एंड फाइनली we will again use these two subarrays to find this bigger array in assorted form। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारे पास जो सब अरेज होंगी जब हम बैकवर्ड पास में जा रहे होंगे तो हर सब अरे सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। लेट वी गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक, ये हमारी सब अरे हैं, यहाँ पे जितनी भी सब अरेज है इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 सब अरेज हैं, तो आठों की आठों हम सपोज करते हैं कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है बजाते खुद। ठीक, उसके बाद जब हम इससे ऊपर वाले फेज पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 सब अरेज हैं और हर सब अरे अपने अंदर वो सॉर्टेड है। फिर जब हम इससे ऊपर वाले फेज पे आएंगे तो 2 सब अरेज हैं और हर सब अरे सॉर्टेड है, और फाइनली जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो बड़ी सब अरे वो हमें सॉर्टेड मिलेगी। इस फेज को हम कहते हैं, ये इस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने देखा है इसको हम कहते हैं लूप इनवेरिएंट, जिसको हम आगे चल के डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नाउ वी लुक एट दैट हाउ द मर्ज सॉर्ट वर्क्स। लेट वी हैव an array that contains the numbers or the data to be sorted, and we have 3 pointers p, q, r are start, mid and end indexes, ठीक है, of our array, for example this array। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट गौर करें कि ये जो हमारे पास अरे मौजूद है इस अरे की इंडेक्सिंग यहाँ पे समझने के लिए हमने 1 से स्टार्ट की हुई है। ऑल्दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये 0 से इंडेक्सिंग मिलेगी,
लेकिन यहाँ पे हम फॉर आवर ऑन अंडरस्टैंडिंग वी स्टार्टेड विद 1. सो वी हैव 8 एलिमेंट्स which goes from 1 to 8. So we will maintain now 3 pointers P, Q and R. ठीक है. Okay. The procedure merge sort APR sorts the elements in the subarray AP to R. यानी इस particular case में जो हमारा P होगा, P would be pointing to our first element. For example, P is 1 and then we will have R which is 8. ठीक. सो इस अरे को हमने सॉर्ट करना है, तो हम इस प्रोसीजर को ये पास करेंगे, ए अरे उसका स्टार्ट इंडेक्स, उसका एंड इंडेक्स. नाउ इफ पी इज ग्रेटर देन आर, मतलब स्टार्ट इंडेक्स बड़ा है एंड इंडेक्स से, तो इट्स इनवैलिड काइंड ऑफ डेटा अरे. सो देयर इज नो एलिमेंट इन द अरे. इफ पी इज इक्वल टू आर, सो देयर इज 1 एलिमेंट इन द अरे. उसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है. बट इफ पी इज लेस देन आर, we will find an index q that partition the array, this bigger array, into 2 subarrays, ap to q, aq plus 1 to r. ठीक है. तो ये फ्लोर और सील फंक्शन मैंने यहाँ लगाए हुए हैं. तो यहाँ पे ये देखें कि अगर p लेस देन r है, तो फिर हमने p प्लस r डिवाइडेड बाई 2 ये फाइंड किया, दैट इज q. हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर 1 प्लस 8 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स अप 4.5. तो 4.5 हम उसके ऊपर फ्लोर फंक्शन लगाएंगे, तो वी विल गेट 4. राइट. सो Q इज 4. नाउ मर्ज सॉर्ट. अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल आ रही है इसी फंक्शन को. ठीक है. ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करने जा रहा है, बट यहाँ ज़रा गौर करें, ए वही अरे, ये वाली अरे, ठीक है, ये पास की, उसके साथ P और Q को पास किया. Now P is again 1 and Q is 4. तो हाफ साइज अरे यहाँ पे उसने पास की हमने, ताकि हमारा स्मॉलर साइज प्रॉब्लम सॉल्व हो. और जब ये सॉल्व हो जाए, तो फिर हम अगली सब अरे को पास करेंगे, दैट इज ए क्यू प्लस 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टू आर. आर क्या है आपके पास? 8 है. ठीक है. तो ये 2 पैरामीटर इसने पास करने हैं. तो 2 अरेज बन गई ना, एक 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे रख के, और दूसरी जो है 5 से लेकर 8 तक. ठीक. और जब ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगी, तो देन वी विल कम ओवर हियर फॉर द मर्जिंग प्रोसेस, मर्ज प्रोसेस. अब अगेन यहाँ गौर से देखें, यहाँ से यहाँ तक आपका स्टेप 1 चल रहा है, जहाँ हम रिकर्सिवली अरे को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते जा रहे हैं. मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम हमारे पास अरे का साइज़ 8 था, तो यहाँ पे 4 साइज़ हमने भेज दिया. जब यहाँ पे 4 साइज़ की अरे आई, तो यहाँ पे हमने 2 साइज़ भेज दिया. जब यहाँ 2 साइज़ की अरे हमने भेजी, यहाँ 2 साइज़ की अरे आई, तो फिर हमने इस चेक को देखा, उसके बाद 1 साइज़ की अरे हमने यहाँ भेज दी. और जब हमने 1 साइज़ की अरे भेजी, तो ये वाला आपका चेक फॉल्स हो जाएगा. इसके फॉल्स होने पे, चूँकि रिकर्जन चल रही थी और स्टैक के ऊपर डेटा आ रहा था, रिमेंबर हमने जो उसका रिकर्जन का लेक्चर देखा है, उसको गौर से फिर देखें. तो जब मर्ज सॉर्ट वापस आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो इसको फिर इसने आगे जाना होगा, फिर ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये ख़ुद को बार बार कॉल करता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा. ठीक है. और हमारा ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा. अगर मैं ये कहूँ कि ये लेफ़्ट सब अरे को प्रोसेस करता है और ये वाला हिस्सा जो है राइट सब अरे को प्रोसेस करता है, राइट. अगर हम उसी तरह से ये कहें कि ये वाला हिस्सा जो है दैट इज़ sorting the left subarray and it is sorting the right subarray. तो यहाँ देखें, ये लेफ़्ट सबअरे हमारी ये बनी थी और राइट सबअरे ये बनी थी. अब इस लेफ़्ट को लेके हम दोबारा अंदर गए, तो फिर इसके 2 हिस्से हो गए, ये लेफ़्ट सबअरे और ये आपकी राइट सबअरे. तो लेफ़्ट वुड बी सॉल्व बाय दिस, राइट वुड बी सॉल्व बाय दिस. हम इसको फर्दर डिवाइड करें, तो दिस इज़ लेफ़्ट, दिस इज़ राइट. ठीक है. और जब हम इससे वापस आएंगे, तो उसी तरह से फिर इसको सॉल्व किया जाएगा. जब यहाँ से वापस आएंगे, तो फिर इसको सॉल्व किया जाएगा. दिस वे इट विल वर्क ऑन. आई वुड रिकमेंड, थोड़ा सा आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप जो इसका स्टैक स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसको ज़रा आप डिज़ाइन करें कि कैसे होगा, स्टैक पे कॉल, फंक्शन कॉल कैसे जाएगी. ठीक है.
कैसे स्टैक बिल्डअप होगा। ठीक, जो हमारा रिकर्जन का लेक्चर है उसको जाके गौर से दोबारा देखें और फिर इसका स्टैक बिल्ड करने की कोशिश करें। तो यूँ हमने अपना पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया विच वाज रिकर्सिवली डिवीजन। तो हमने रिकर्सिवली डिवाइड कर लिया अपने अरे को। ठीक है, अगेन इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक और ट्रिक है इसके अंदर, वो ये देखें कि आल दो हमने समझने के लिए अरे को दो हिस्सों में डिवाइड रखा है, करके देखा है, लेकिन एक्चुअली अरे तो दो सेपरेट जगह सब अरेज में डिवाइड नहीं हो रही। यानी जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई की हुई है उसी मेमोरी के अंदर ही हम काम करें। ऐसा नहीं है कि ये वाली सब अरे किसी और मेमोरी में जाके स्टोर हो। ठीक है, इस पॉइंट को भी जहन में रखें। नाउ वी लुक एट द मर्ज प्रोसेस। ठीक, दोबारा से देखें कि हमारे पास यहाँ पे मर्ज सॉर्ट अपने आप को रिकर्सिवली कॉल किया, पहला स्टेप हमारा डिवाइड का मुकम्मल हो गया। अब है हमारे पास कंकर एंड कंबाइन। ठीक है, मर्ज। तो इस सब रूटीन को हम जरा गौर से देखने जा रहे हैं। दिस इज मर्ज सब रूटीन विच कंटेन्स ए, पी, क्यू एंड आर अरे और 3 पॉइंटर्स। यहाँ देखें, इसको हम अरे और 3 पॉइंटर्स दे रहे हैं। तो वी हैव एन अरे एंड 3 पॉइंटर्स। अच्छा, यहाँ पे भी हमने वही बात ध्यान में रखी है कि इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होगी। हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होगी, तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट आपने खुद समझना है। आई होप यू हैव सम गुड प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज विद योरसेल्फ। लेट n1 the size of left subarray and n2 the size of right subarray. n1 is q minus p plus 1। स्टार्ट का अगर हम केस देखें तो स्टार्ट के केस में जब हमने मर्ज को कॉल किया था, p was 1, q was 4 and r was 8। ठीक है, तो q that is 4 minus p which is 1 3 प्लस 1 4, तो n1 में हमारे पास क्या आ गया 4। r माइनस क्यू 8 माइनस 4, सो अगेन इट इज 4। दोनों का हमने 4 साइज बना लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं और ये सपोज करते हैं कि लेट्स से दैट, ठीक, यहाँ पे हमारे पास मर्ज के प्रोसेस में हम 2 सेपरेट मेमोरी लोकेशंस यूज करेंगे लेफ्ट और राइट सब अरेज के लिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने यूज नहीं किया था, बैकवर्ड डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। लेट लेफ्ट सब अरे हमने डिक्लेयर की विच कंटेन्स कितने एलिमेंट्स, 1 से लेकर n1 प्लस 1। n1 क्या है 4, यानी ये 5 एलिमेंट्स की हमारे पास एक सब अरे बन गई। इसी तरह से हमने इसको भी 5 एलिमेंट की सब अरे बना लिया। ठीक है, फॉर i बराबर है 1 to n। अब हम यहाँ पे क्या करें, ये पहली सब अरे की हम बात करें जो कि लेफ्ट सब अरे है। ए में से एलिमेंट उठा के हम लेफ्ट सब अरे में डाल रहे हैं। इसमें ए में जब i 1 है तो देखें यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, p 1 है हमारे पास, प्लस 1 माइनस 1, सो हमारे पास 1 आ गया। पहला एलिमेंट उठा के हमने पहली पोजीशन पे डाल दिया। ओके, जब हमारे पास i 2 हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि हम दूसरी पोजीशन पे लेफ्ट अरे की दूसरी पोजीशन पे कोई एलिमेंट डालने जा रहे हैं। p 1 है हमारे पास, i क्या हो गया 2 और 1 क्या है, वो 1 ही है। सो 1 प्लस 2 3 माइनस 1 2 हो गया। तो दूसरा एलिमेंट हम दूसरी पोजीशन पे डाल रहे हैं। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन से घबराना नहीं है, इट्स जस्ट प्लेसिंग द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए इनटू लेफ्ट। पहला एलिमेंट पहली पोजीशन पे, दूसरा दूसरी पोजीशन पे, तीसरा तीसरी और चौथा एलिमेंट चौथी पोजीशन पे। इसी तरह हम जब लाइन 7 पे, इंस्ट्रक्शन 7 पे आएंगे, फॉर जे बराबर 1 to n2। ठीक है, अगेन रिमेंबर हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास इंडेक्सिंग 1 से हो रही है। सो पहली पोजीशन पे q प्लस जे, q क्या है 4 और j क्या है 1, सो 1 प्लस 4 क्या हो गया 5। तो फिफ्थ एलिमेंट को उठा के, यानी ये वाला फिफ्थ एलिमेंट, इसको उठा के हमने इसकी पहली पोजीशन पे प्लेस किया। लेट दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट। तो राइट की पहली पोजीशन पे हमने मिड के बाद वाला एलिमेंट, यानी q से हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था ना, तो उसके बाद वाला एलिमेंट उठा के हमने इधर प्लेस कर दिया। और इस तरह से इसमें भी 4 एलिमेंट प्लेस हो गए।
5वीं लोकेशन के ऊपर हमने इन्फिनिटी बना दिया, डाल दिया, या कोई भी ऐसा सेंटिनल या कोई भी ऐसा नंबर डाल देंगे जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे अरे एंड हो गई। ठीक है, एल्गोरिदम में दिखाने के लिए आपको इन्फिनिटी दिखाया गया है, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए कि यहाँ जो चीज़ मौजूद है वो एंड ऑफ अरे को डिटरमिन कर रही है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया i जिसको हम 1 कह रहे हैं, और यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया j जिसको हम इसको भी 1 से ही इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, अब ये जो लाइन 13 टू लाइन 18 है, इसको आपने बड़ा गौर से समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे काम करें। ठीक है, फॉर के पी टू आर, पहले तो इसको देखें, के पी टू आर का क्या मतलब है कि यू विल रन दिस लूप फ्रॉम स्टार्टिंग एलिमेंट टू एंड एलिमेंट। ठीक है, इन आवर पर्टिकुलर केस वी विल डू दिस फॉर 1 1 2 8। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम अभी लेट्स से दैट इस फेज को देख रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं ये लेफ्ट सब अरे, ठीक है, ये जहन में रखें, और ये राइट सब अरे। हमने लेफ्ट अरे के आई, ठीक है, आई 1 है, लेफ्ट अरे के पहले एलिमेंट को जे भी 1 है इसके पहले एलिमेंट से, यानी दोनों सब अरेज के पहले एलिमेंट को हमने कंपेयर किया। अगर लेफ्ट अरे का पहला एलिमेंट छोटा या बराबर हो राइट के पहले एलिमेंट से, ये छोटा या बराबर हो इससे, यानी इन दो को हम कंपेयर करें। ठीक है, तो हम अगर ये छोटा या बराबर होता इससे, तो हम इसको उठा के इसमें प्लेस कर देते, बड़ी अरे ए में। ठीक, तो हम लेफ्ट के एलिमेंट को उठा के अरे ए में प्लेस कर देते, उसके पहली पोजीशन के ऊपर, kth पोजीशन के ऊपर। और चूंकि इसका हमने ये वाला एलिमेंट देख लिया था, आई जो है इसके ऊपर काम कर रहा है, तो हम इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देते। ठीक है, यानी एक एलिमेंट हमने इसमें से ले लिया है। लेकिन हमारे पर्टिकुलर इस केस के अंदर 3 छोटा या बराबर नहीं है 2 से, तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स में आके हमने देखा कि क्या ए के बराबर है आर जे के। ठीक है, सो एल्स पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि अगर तो लेफ्ट अरे का ith एलिमेंट राइट अरे के jth एलिमेंट से छोटा नहीं है, तो फिर आर जे जो है वो ए के में प्लेस हो जाए और जे को एक बढ़ा दो। इन अदर वर्ड्स 2 को ये ए में प्लेस करो, ठीक है, और ठीक है, और जो पॉइंटर इस अरे को प्लेस कर रहा था इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसका रिमेंबर इसका पॉइंटर नहीं बढ़ा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें आप। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम वापस आएंगे इस लूप में, के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या हो गई 2। और अच्छा, मैं यहाँ पे ना आई जे और के की वैल्यू ज़रा प्लेस कर देता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो। आई यहाँ पे जे की वैल्यू हमने चूँकि बढ़ा दी थी, तो अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, और आई अपनी जगह पे 1 ही है। के की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ के दैट इज़ इक्वल टू 2। अच्छा, अब जब के 2 पे आएंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हम पहला एलिमेंट तो प्लेस कर चुके, के इस पे चल रहा है इंडेक्स, तो अब हम इस जगह की बात करने जा रहे हैं। ठीक, ओके, और हमारा पॉइंटर इसका यहाँ पे है, जे वाला पॉइंटर। अब हमने दोबारा से आके कंपेयर किया, क्या लेफ्ट ऑफ आई अपनी जगह पे मौजूद है, इस एलिमेंट को आर ऑफ जे से जे बढ़ चुका है 2 इस एलिमेंट के साथ। 3 को हमने 4 से कंपेयर किया, 3 4 से छोटा या बराबर है, यस इट इज़। तो ये वाली लाइन 14 जो है हमें ट्रू रिजल्ट देगी। हम इसकी बॉडी में आएंगे और लेफ्ट ऑफ आई का ये उठा के ए के में प्लेस कर देंगे, यानी 3 को उठा के हम
यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और अब i को 1 बढ़ाएंगे, i 1 बढ़ जाएगा, यानी ये अब यहाँ पे पॉइंट करना शुरू करेगा। j को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने j का एलिमेंट नहीं उठाया। i हमारा क्या हो गया, अब 2 हो गया। अच्छा, वापस जाएंगे, अब हम k की नई वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अब दैट वुड बी 3। तो हम k की नई वैल्यू के साथ वर्कआउट करना शुरू करते हैं। k की वैल्यू 3 लेकर आएंगे। यहाँ हमने l i और r j को कंपेयर किया। i क्या है 2 और j भी 2 है, तो लेफ्ट के सेकंड एलिमेंट को राइट के सेकंड एलिमेंट से कंपेयर किया, इसके 5 को इसके 4 से कंपेयर किया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा छोटा है, 5 बड़ा है। 5 बड़ा है तो उस केस में ये वाली एफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और ये वाली एल्स स्टेटमेंट चलेगी। इस एल्स के केस में r का jth एलिमेंट, j क्या है 2, सेकंड एलिमेंट वो हम एक k में प्लेस कर देंगे, यानी 4 को उठा के यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। ठीक, और j को 1 बढ़ा देंगे। जब हम j को 1 बढ़ाएंगे तो j की नई वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट वुड बी 3 नाउ। रिमेंबर i नहीं बढ़ा। ओके, ये हमने प्लेस कर दिया। ठीक, और जब हमने इसको बढ़ाया था j को, j क्या हो गया था 3, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे पॉइंटर इधर आ गया था, ये j वाला। अब हम वापस आएंगे इसमें और k की अगली वैल्यू के लिए वर्कआउट करेंगे। k पहले 3 था तो k की अगली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दैट वुड बी 4। ठीक है, सो हम इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 4 इस जगह के लिए वर्कआउट करने जा रहे हैं। हमने लेफ्ट ऑफ i आर ऑफ j को कंपेयर किया। i कहाँ 2 पे है और j कहाँ 3 पे है, तो लेफ्ट ऑफ i क्या होगा आपका, i कहाँ पे है 2 पे है, रिमेंबर यहाँ पे। 5 को 7 से हमने कंपेयर किया, तो इसमें से कौन सा छोटा है, 5 छोटा है। अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, 5 छोटा है तो ये ट्रू हो गया, तो हम लेफ्ट ऑफ i की वैल्यू उठा के ए के में प्लेस कर देते हैं, यानी 5 को उठा के हम ए के में डाल देंगे। सो दिस 5 वुड बी प्लेस्ड ओवर हेयर। ठीक है, और उसके साथ ही हम i को 1 बढ़ा देंगे, यानी इसका पॉइंटर एक आगे बढ़ गया। ओके, ये पिछला पॉइंटर डिलीट हो गया हमारे पास। ओके, अब i हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया, तो i की वैल्यू भी हम चेंज कर देते हैं। दैट इज फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस आएंगे यहाँ इस लूप के अंदर, k को बढ़ाया, k अब क्या हो गया, k 5 हो जाएगा। ठीक, k 5 हो गया, तो अब हम आगे जाएंगे और हमने r j को फिर कंपेयर किया लेफ्ट ऑफ i के साथ। लेफ्ट ऑफ i कौन सा हमारा, ये 6 है, और r j क्या हमारा, ये 7 है। तो ये वाला जो है छोटा है एलिमेंट इससे, तो पहली इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। उस केस में लेफ्ट का एलिमेंट हम उठाएंगे और a में प्लेस कर देंगे। तो इसको उठा के 6 को हमने यहाँ प्लेस कर दिया 5th पोजीशन के ऊपर। देखें k 5 हो चुका था। ठीक है, और फिर हमने i को 1 बढ़ा दिया, तो i जो है वो यहाँ से मूव करके, ठीक है, एक आगे चला जाएगा, दैट विल मूव टू पोजीशन 4। ठीक है, और इसी तरह से हम i को यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, दैट बिकम्स 4। फिर हमने कंपेयर किया। अच्छा, हम आए आगे इस लूप में आएंगे, k की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, दैट इज 6 नाउ। ठीक है, अब हमने लूप में आके फिर लेफ्ट ऑफ i और r ऑफ j को दोनों को कंपेयर किया। लेफ्ट ऑफ i मेरा कौन सा है 8, और राइट ऑफ j, ठीक है, वो कौन सा है 7। 7 और 8 को कंपेयर किया, 7 छोटा है, तो इफ फॉल्स होगा एल्स में जाएंगे। 7 राइट के एलिमेंट को उठा के अरे में प्लेस कर दिया, 7 को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और राइट के इंडेक्स को हमने
बढ़ा दिया तो राइट का इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। ये 7 प्लेस हो गया तो राइट के इंडेक्स को बढ़ा दिया। राइट का इंडेक्स पहले क्या था हमारे पास 3 था, तो 3 से अब ये क्या हो गया 4 हो गया और ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक, और फिर हमने आगे आए और k की वैल्यू अब 6 की बजाय 7 हो गई। यहाँ आके हमने लेफ्ट ऑफ i और आर ऑफ j को कंपेयर किया तो 8 और 9 को कंपेयर कर रहे हैं। इस केस में इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो हम लेफ्ट ऑफ i को उठा के a k में डाल देंगे, यानी वी विल प्लेस दिस एट पोजीशन 7। ठीक है, ये पोजीशन 7 पे ये 8 को हमने प्लेस कर दिया और i को 1 बढ़ा दिया तो i अब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इट इज़ पॉइंटिंग टू समथिंग इन्फिनिटी पोजीशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दोबारा आएंगे अपने लूप में। ठीक है, और i जो है i इज़ नाउ पॉइंटिंग टू एंड ऑफ दिस। ठीक, हमने दोबारा आए और यहाँ पे p और r को हमने फिर कंपेयर किया। लेफ्ट ऑफ i क्या है, इन्फिनिटी है, यानी बहुत बड़ी रकम है आर ऑफ जे से, वो आर ऑफ जे से छोटी तो नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये फॉल्स हो जाएगा। एल्स में जाएंगे, आर जे को उठा के हम ए के में डाल देंगे, आर जे 9 इसको उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और जे को 1 बढ़ा देंगे और अब जे भी जो है सम इन्फिनिट पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है और हम वापस जाएंगे और ए क्या हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले उसमें 8 हो चुका था, इसको ज़रा बार देख लीजिएगा। अब k को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो k तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसका जो लूप साइज़ इतना हमने रखा था वो ख़त्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर लूप ख़त्म हो गया तो उसकी बॉडी भी ख़त्म हो गई। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर आप देखें कि ये जो सब अरेज थी इनके एलिमेंट्स को उठा उठा के हम प्लेस कर रहे थे बड़ी सब अरे में, तो हम कंबाइन भी कर रहे थे और सॉर्ट भी कर रहे थे, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे थे। तो हमारा ये स्टेप अगर समझ आ गया है तो हमें ये समझ आ गया कि हमारा मर्ज सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लूप इनवेरिएंट की। लूप इनवेरिएंट क्या चीज़ है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो लूप जब तक लूप चलता रहता है ये कंडीशन उसके अंदर फॉल्स नहीं होती, ये ट्रू ही रहती है। ठीक है, at the start of each iteration of the for loop of line 13 to 18, the subarray AP k minus 1 contains the k minus p smallest elements of left array and right in sorted order. ठीक है, okay. Left of I and R of J are the smallest elements of their arrays that have not been copied back into A. ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसको ज़रा गौर से देखें। लेट्स से दैट मेरे पास ये अरे है और ये अरे है। ठीक है, या लेट वही हम जो पीछे एग्जांपल हमने डिस्कस की है उसी को हम देखते हैं इन दो अरेज के ऊपर। ठीक, एक दफ़ा के वाला लूप, ठीक है, मैं के वाले लूप की बात कर रहा हूँ। के वाला लूप जब चलेगा तो वो इसको और इसको कंपेयर करेगा 2 और 3 को, तो वो इसमें ये खाली अरे पड़ी हुई है, इसमें कुछ नहीं है स्टार्ट में। तो पहला एलिमेंट उसने उठाया 2 और उसको यहाँ प्लेस कर दिया जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो आगे बढ़ जाएगा और इसका इंडेक्स आगे नहीं बढ़ेगा। ये फॉर लूप की पहली आइट्रेशन हो गई। तो पहली आइट्रेशन में हमारे पास जो एलिमेंट भी आ चुके हैं अरे ए में वो सॉर्टेड हालत में है, जिस वक्त के की वैल्यू 1 थी। जब के की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो फिर वो इस 3 को और इस 4 को कंपेयर करेगा, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको उठा के वो ऊपर प्लेस कर देगा इस बड़ी अरे में। ठीक है, और ये 3 वुड बी हेयर। तो दूसरी इटरेशन भी ख़त्म, दूसरी इटरेशन ख़त्म, तो जो जितने एलिमेंट बड़ी अरे में ए में आ गए हैं वो सॉर्टेड हैं। इसी तरह से जब तीसरी दफ़ा के 3 के लिए लूप चलेगा, ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ला के यहाँ पे प्लेस करेगा विच इज़ 4।
फिर K5, ठीक है। यानी हर लूप आइट्रेशन के लिए, इस K की हर लूप आइट्रेशन के लिए हमारे पास A में मौजूद एलिमेंट सॉर्टेड हालत में ही होंगे। और अगर आप गौर करें, सो दिस फॉलोज, लूप इनवेरिएंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इंडक्शन का लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो आप गेस करें कि हमारे पास कौन सी इंडक्शन है, स्ट्रांग या वीक। ठीक है, वी हैव स्ट्रांग इंडक्शन हेयर। तो इस बात को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। एक अरे बना लें अपने पास, उसकी इंडेक्सिंग कर लें, और ये वाला एल्गोरिथम उस पर चला के आपने देखना है कि ये कैसे काम कर रहा है। अब हम आते हैं इस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करने के लिए कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, आपने इनसे घबराना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। लेट वी लुक एट हेयर। मर्ज की हम पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। इस प्रोसेस को, इसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी लेट हमारे पास है टी एफ एन। इस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी टी एफ एन। N1 इस स्टेटमेंट को चलाने के लिए इसकी कॉस्ट हम कहते हैं C1 है, और इसकी चूंकि एक दफ़ा ये स्टेटमेंट चल रही है तो C1 मल्टीप्लाई 1 ये इसकी कॉस्ट होगी स्टेप की। इसी तरह से ये स्टेटमेंट एक दफ़ा चल रही है और इसकी कॉस्ट हम C2 सपोज करते हैं, तो इसकी कॉस्ट होगी C2 मल्टीप्लाई 1। इनको हम चूंकि एक ही स्टेटमेंट के ऊपर डिक्लेयर करें अरेज को, हम कहते हैं इनकी स्टेटमेंट इनिशलाइज करने के लिए C3 है, और चूंकि ये अरे एक ही दफ़ा चलती है तो C3 मल्टीप्लाई 1 इसकी कॉस्ट हो गई। फॉर i बराबर 1 to n1। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लूप कितनी दफ़ा चल रहा है। ये लूप n1 + 1 टाइम चलेगा, क्योंकि n टाइम तक ट्रू रहेगा और n + फर्स्ट टाइम ये फॉल्स होगा, और इसकी कॉस्ट में C4 रख रहा हूँ, सो इट इज़ C4 मल्टीप्लाई n + 1। जितनी दफ़ा ये फॉर लूप ट्रू होगा, ये वाली स्टेटमेंट उतनी दफ़ा चलेगी। ये वाला लूप n टाइम ट्रू होगा, ये लूप भी, ये वाली स्टेटमेंट 6 भी n टाइम ही चलेगी। इसकी कॉस्ट में C5 सपोज करता हूँ, दिस इज C5 मल्टीप्लाई n। ये लूप अगेन ये n2 + 1 टाइम चलेगा, तो हमने C6 इंटू n2 + 1 डाल दिया यहाँ पे। इसके साथ मिसिंग है पैरामीटर्स, तो आप इसको सपोज कर सकते हैं अपने पास ही। ठीक है, अच्छा, ये एक दफ़ा चलेगी C5 मल्टीप्लाई 8, और ये जो है ये n टाइम चलेगी तो C7 मल्टीप्लाई n। ठीक, इसने भी एक दफ़ा चलना है C6 मल्टीप्लाई 1, C9 मल्टीप्लाई 1। इसने एक दफ़ा चलना है C10 मल्टीप्लाई 1। इसने एक दफ़ा चलना है C11 मल्टीप्लाई 1। फॉर k बराबर है P to R। आपके पास अरे साइज कितना है n, तो n टाइम तो ये ट्रू रहेगा, n + फर्स्ट टाइम फॉल्स होगा, तो ये n + 1 टाइम चलेगी। C12 इसकी कॉस्ट n + 1 टाइम चल रही है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ये जो है, अब इसको हम ज़रा गौर से देखें कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। साफ ज़ाहिर है, इफ़ का ट्रू होना, जितनी दफ़ा इफ़ ट्रू होगा और जितनी दफ़ा एल्स ट्रू होगा, ये दोनों मिलके n टाइम ही तो ट्रू होंगे। हो सकता है कि ये फ़र्ज़ करो मेरे पास n जो है वो है 8, मैं अपनी इसी एग्जांपल को लेता हूँ, और ये 3 दफ़ा ट्रू होता है, तो ये 5 दफ़ा चलेगा, टोटल 8। ये 6 दफ़ा होता है तो ये 2 दफ़ा होगा। ठीक है, तो दोनों का जो टोटल टाइम है चलने का वो क्या होगा, n होगा, इफ़ का भी और एल्स का भी। ठीक है, तो मैं अपने प्रॉब्लम का एनालिसिस ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या देता हूँ कि ये n/2 टाइम चलेगी ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, यानी इफ़ जो है वो n/2 टाइम ट्रू होगा और एल्स भी n/2 टाइम ट्रू होगा। अगर इफ़ जो है वो n/2 टाइम ट्रू होगा, तो उसकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी n/2 टाइम चलेंगी। तो इसकी कॉस्ट मैंने C13 रखी, C13 मल्टीप्लाई n/2, C14 मल्टीप्लाई n/2, C15 मल्टीप्लाई n/2, दिस इज C16 मल्टीप्लाई n/2 एंड C17 मल्टीप्लाई n/2। तो यूँ मैंने हर स्टेप की कॉस्ट यहाँ पे निकाल ली। अब मैं अपने प्रॉब्लम की जब देखता हूँ कि उसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो मैं इन सब कॉस्टों को जमा कर देता हूँ। देखें, C1 मल्टीप्लाई 1 पहली चीज़ थी, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। C2 मल्टीप्लाई 1 इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी स्टेटमेंट को लिखा। आखिरी थी सी 17 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दैट इज गिवन ओवर हेयर। ठीक है, सो इस बड़े एक्सप्रेशन से नहीं घबराना, इट्स जस्ट कि हमने इक्वेशंस को लेके उसको सम करके लिख दिया है और कुछ नहीं किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए हमने क्या किया कि जो कॉन्स्टेंट्स थे पहले हमने उनको इकट्ठा लिख लिया, यानी C1 जिनके साथ n नहीं था उनको हमने इकट्ठा लिख लिया, C1 C2 C3 और फिर C4n। ठीक है, जैसे ये देखें ना, ये C4n है, इसको मैंने खोल लिया, तो इसको ओपन करने से क्या होगा, C4n प्लस C4, तो आई गेट C4n प्लस C4। इसी तरह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया C5n, ये आ गया मेरे पास। C6n को मैंने लिख दिया C6n प्लस C6, सो दिस। तो इस तरह से मैंने इन सारी ब्रैकेट्स को ओपन करके यहाँ पे इसको लिख दिया हुआ है। आप अपने पास पेपर पे ज़रा लिखते जाएं, चेक कर लें कि क्या ये सही लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद हमने ये किया कि n वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया है, n/2 वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया और वो टर्म्स जो n के बगैर थी मैंने उनको इकट्ठा कर लिया। ठीक, और इस फाइनल स्टेप के अंदर ये देखें c कांस्टेंट ही है ना, और इन सारे कांस्टेंट्स में n कॉमन है, तो n को बाहर लिया, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, आई विल गेट ऑल दीज कांस्टेंट C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C12 मल्टीप्लाई बाय n। तो इन सारे कांस्टेंट को जमा करके मैं कहता हूं दैट इज इक्वल टू Cx। ठीक है, मैं उसको एक नाम देता हूं। इसी तरह से n/2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, अंदर सारे कांस्टेंट्स बच गए, तो वो सारे कांस्टेंट्स मिलके क्या हो जाएंगे, एक सिंगल कांस्टेंट दैट इज Cy, और n/2 तो ये n/2 टर्म वैसे ही है, एंड ऑल दिस इट मेक्स Cz। तो मैंने इस तरह से 3 कांस्टेंट्स भी बना लिए, इक्वेशन मेरी सिंप्लीफाई हो गई। और इस इक्वेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो n/2 चूंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट डज नॉट मैटर, इस कांस्टेंट को भी उड़ा देता हूं। ठीक है, सो आई विल गेट Cx n प्लस Cy n, उनमें n कॉमन है, तो Cx और Cy को जमा करने से एक कांस्टेंट बन गया C, तो आई गेट Cn प्लस Cz। ठीक है, Cz फिर एक कांस्टेंट है, इसको मैं छोड़ देता हूं और Cn मेरे पास रह जाएगा। तो मेरे पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई दैट इज थीटा ऑफ n। थीटा ऑफ n इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ माय मर्ज सब रूटीन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि क्या है मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी मैं सपोज करता हूँ दैट इज t ऑफ n। इस लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी C1 मल्टीप्लाई 1 आप कह दें। ठीक है, इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगली लाइन जो है चूँकि 1 टाइम हो रही है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 कह दें। अब चूँकि ये रिकर्सिवली लाइन 4 जो है रिकर्सिवली अपने आप को फंक्शन कॉल कर रहा है विद स्मॉलर इनपुट साइज विच इज़ n/2, तो इसकी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी n/2 लिखते हैं। इसी तरह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी n/2 और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम निकाल आए दैट वाज थीटा n, मतलब समथिंग C ऑफ n। ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी इसकी। तो अब हम इसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। वी हैव C1, वी हैव C2, वी हैव Tn/2 प्लस यहाँ ये C ऑफ n होगा, कोई कांस्टेंट होगा इसके साथ। तो ये दोनों T ऑफ n जमा किए मैंने, तो 2Tn/2 प्लस n, ये C ऑफ n, ये C ऑफ n मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। C1 C2 हमने ये इकट्ठा कर लिया, ये C1 C2 मिलके ये कांस्टेंट बन जाएंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। कांस्टेंट को हम वैसे उड़ा देंगे, वी विल गेट दिस Tn 2Tn/2 प्लस n। ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल रही है हमारे एल्गोरिदम की। और गौर से देखें तो हमारी इस एल्गोरिदम के अंदर रिकर्जन मौजूद है, और यहाँ से रिकर्जन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अब वी विल यूज़ सम मेथड टू सॉल्व द रिकर्जन। वो हमारा मास्टर थ्योरम मेथड हो सकता है, वो हमारा कोई और मेथड भी हो सकता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी हैव दिस। ठीक है, हम इसको रिकर्जन ट्री के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो T ऑफ n 2Tn/2 प्लस n हमने, अच्छा अगर n की जगह पे n/2 पुट कर दें तो फिर क्या बनता है, तो यहाँ देखें n था तो मैंने इसकी जगह n/2 लिखा, यहाँ भी n था तो इसकी जगह भी n/2 लिखा,
यहाँ भी n था तो मैंने इसकी जगह भी n/2 लिखा, तो ये मेरे पास क्या बन गया 2t n/4 प्लस n/2। ओके, अब यहाँ ये देखें कि ये n/2 था मेरे पास इस इक्वेशन के अंदर 2t n/2, तो t n/2 की जगह पे मैं उसकी ये जो वैल्यू मैंने निकाली है इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 2t n/4 प्लस n/2 ये जो मेरे पास निकला है इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ये सारी चीज़ ठीक है ये यहाँ पे प्लेस हो गई इस इक्वेशन में, और ये n एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें वी गेट दिस 4t n/4 प्लस 2n, ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखें इसको आप लोग। सिमिलरली यही ट्रेंड अगर हम फॉलो करें सो वी गेट इस 4t n/2 प्लस 2n को मैंने यूँ लिख दिया, 4 बाहर लिख लिया, अंदर t n/2 प्लस 2n। इस t n/4 में हम n की बजाय अब n/4 प्लेस कर देते हैं, ठीक है। वी गेट दिस इक्वेशन नाउ। ये ज़रा आप गौर से देखें कि इसको हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, ज़रा वर्कआउट करें, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ट्राई इट ऑन योर पेपर, ठीक। सो वी गेट दिस n/4 और ये वाला 2n वैसे आ गया हमारे पास। तो इसको जब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया वी गॉट 8t n/8 प्लस n प्लस 2, 8t n/8 प्लस 3n, और इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया वी कैन राइट इट लाइक 2⁻³ t n/3 3n। सो इसको हमने एक्सपेंड किया। फर्दर हम एक्सपेंड करें n की जगह n/8 की बजाय n/16 में लिख दूं, आई विल गेट दिस 2⁻4 t n 2⁻4 प्लस 4n, और चलते चलते हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो ये होगा विच इज़ 2k t n ओवर 2k प्लस kn। इसी को हम फॉलो करते हुए हमने ये वाला ड्राइव किया, ठीक है। और अगर ये स्टेप आपको समझना आए तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इस स्टेप को यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास ये टर्म क्या निकली है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे चल के कि ये क्या है। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास यही क्वेश्चन है 2k t n/2k प्लस kn। यहाँ से गौर से देखें 2k t n ओवर 2k प्लस kn, तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी हुई है। इसको सॉल्व करने से पहले हम ज़रा कुछ फैक्ट्स देख लें। वो फैक्ट्स क्या हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन 2k इज इक्वल टू n होता है, यानी 2⁻³ इज इक्वल टू 8, तो वैसे ही समझ लें। एट दिस पॉइंट t इज n ओवर 2k, ठीक है। एट सम पर्टिकुलर पॉइंट जब हम उसको सॉल्व करते करते सिंगल्टन पे ले जाएंगे अपने मर्ज सॉर्ट को, तो 2k n के बराबर ही आ जाएगा ना, ठीक है। या अगर 2k n के बराबर है, ठीक, सो आप यहाँ पे n प्लेस कर दो, n/n दैट वुड बी tf1, ठीक। और 2k इक्वल टू n ये हमें पता है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं log 2n इज इक्वल टू k। यहाँ पे ये आपको ये दिखाया गया, इसको देख लें, ठीक है। तो ये देखें कि मैं कहता हूँ 2k बराबर है 1k, सो 2k t1 प्लस kn, और tf1 यानी वन साइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट वुड बी 1, सो वी गेट दिस 2k प्लस kn, ठीक। अब kn को पहले लिख दिया और 2k को मैंने बाद में लिख दिया, तो इस स्टेप पे भी कोई बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या किया, n को पहले लिख दिया, k को बाद में कर दिया, नो इशू। n ये k क्या चीज़ है, यहाँ से गौर करें, ये चीज़ k इज इक्वल टू log 2n, सो k की बजाय मैंने log 2n लिख दिया। और ये 2k क्या चीज़ है, 2k इज इक्वल टू n, तो ये मैंने n लिख दिया, ठीक है। तो मेरी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है n log 2n के, ठीक है। लेकिन एवरेज केस में चूँकि मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी जितना n एलिमेंट्स हैं उतने सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी, कोई स्टेटमेंट ऐसी स्किप नहीं होगी, तो उस केस में आई विल रिप्लेस इट विद थीटा n log 2n। थीटा कैसे आया इसको आपने गौर करना है, वो ऐसे कि आप यहाँ पे देखें
कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी केस में स्किप होती हो? नहीं, हर स्टेटमेंट चलेगी। इफ़ एल्स में या ये इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा, और ये दोनों मिल के एन के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो एल्गोरिदम है उसका टाइम थीटा से डिनोट होगा, ठीक है, ओ से नहीं। ओके, अब हम देखते हैं इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी फॉर मर्ज कितनी है हमारे पास? यहाँ पे देखिए हमारे पास Sn/3, लेट्स, ये है मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी के n जो है इस अरे का साइज जितनी स्पेस ये लेगा और 3 साइज इस इन पॉइंटर्स का होगा, तो n+3 प्लेस कर दिया मैंने। n1 एक नया वेरिएबल बना रहे हैं तो वो एक स्पेस लेगा, n2 नया वेरिएबल बन रहा है वो भी एक स्पेस लेगा। यहाँ हमने दो सब अरेज बनाई हैं n/2 साइज की, तो उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी, उनका सॉरी स्पेस ये है कम्प्लेक्सिटी। i नया वेरिएबल बनेगा, एक स्पेस होगी। यहाँ कोई नया वेरिएबल नहीं बन रहा, कोई स्पेस नहीं। यहाँ पे j नया वेरिएबल बन रहा है, एक स्पेस। यहाँ कोई वेरिएबल नया नहीं है, 0 स्पेस। यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं लगेगी, यहाँ भी कोई स्पेस नहीं लगेगी। यहाँ हमने i को दोबारा से इनिशलाइज किया तो इसकी 1 स्पेस, j को दोबारा से इनिशलाइज किया 1 स्पेस, k नया वेरिएबल बनाया वो एक सिंगल स्पेस लेगा, और बाकी तमाम इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास कोई नई स्पेस रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो 0 होगा। अब टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है? ठीक है, अगर हम इसको देखें तो n/2 प्लस n/2 यानी 2n/2, तो ये n हो जाएगा। ठीक, और आगे 1 2, ठीक है, ये सारी इनको आप ऐड कर लें। n+3 यहाँ पे हम कह रहे थे दैट वाज द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द पैरामीटर्स, स्पेस रिक्वायर्ड बाय 2 सब अरेज, स्पेस रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सिंगल सिंगल, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया? ये सारा ये इक्वेशन मिलके ये बन जाएगी n। ठीक है, और ये भी n है, तो आपके पास 2n हो गया, प्लस ये 3 और ये 7 10 हो गया। कांस्टेंट को आप छोड़ दें, यू विल गेट 2 ऑफ n। इस कांस्टेंट को भी छोड़ देते हैं n, यू विल गेट थीटा n। यानी इतनी स्पेस आपको रिक्वायर्ड है ये वाला एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए। ओके, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, आपके पास कैसे आएगी? ठीक है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इस सारी डिस्कशन को हम पिछली स्लाइड के ऊपर कर चुके हैं। आई लीव दिस स्लाइड फॉर यू पीपल टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ठीक है, आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड बी बेसिकली स्पेस कम्प्लेक्सिटी, दैट वुड बी बेसिकली n log 2n। ठीक है, n log 2n कैसे आएगा? वो इस तरह से होगा कि आपके पास एक बड़ी अरे है, ठीक है, ये वो कॉस्ट है। अच्छा, इसको हम सब अरेज में डिवाइड करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने सब अरे पे डिवाइड किया, यहाँ भी सब अरे पे डिवाइड किया, यहाँ भी सब अरे पे। हर लेवल पे टोटल स्पेस आपको कितनी चाहिए? ठीक है, 16। ठीक, और टोटल लेवल्स कितने हैं आपके पास? n टोटल लेवल हैं। ठीक है, सॉरी log n आपके पास टोटल लेवल हैं। ठीक, और हर लेवल पे स्पेस कितनी चाहिए आपको? n, सो यू गेट log n into n दिस। लेकिन अगेन यहाँ पे आल्दो आपको ये लेवल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन याद करें कि जब हम अरे को ब्रेक कर रहे थे तो हम उस वक्त तो सब अरेज के लिए नई स्पेस नहीं रखते थे, लेकिन जब हम मर्ज कर रहे हैं तो उस वक्त सब अरे के लिए स्पेस आती है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब रिकर्जन में हम चल रहे होते हैं तो एक वक्त में स्पेस जो चाहिए होती है वो एक सब ट्री के लिए चाहिए होती है, सारे सब ट्रीज के लिए एक वक्त में नहीं चाहिए होती है। तो जब एक रिकर्जन मुकम्मल होती है और अगले रिकर्जन पे आते हैं तो फिर अगले सब ट्री के लिए वही स्पेस रीयूटिलाइज हो जाती है। तो इस रीयूटिलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो n log n नहीं रहती, बल्कि दैट रिमेन्स बिलो c of n, 3 of n, इन अदर वर्ड्स दैट रिमेन्स समथिंग n। ठीक है, तो आपने इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना है, समझने की कोशिश करनी है कि कैसे ये टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो n ही रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।